वाई वी सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको आंसर दूं तो इसका एक आंसर दिया जा सकता है, दैट इज़ फंक्शंस। इसका एक आंसर फंक्शन ही है कि फंक्शन ही वो रीज़न है फंक्शन को हासिल करने के लिए, फंक्शन को ढूंढने के लिए। इसको बता दूं आपको थोड़ा सा। फंक्शंस जो होते हैं ना, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फंक्शंस को यहाँ पे आप हेडिंग की तरह लिखो, फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं, उम्मीद लगा रहा हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक कार है, ये कोई कार है, ठीक है ना। ड्राइंग पे ध्यान मत देना, बहुत ख़राब ड्राइंग बनाया मैंने। लेकिन ये कोई कार है, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जैसे मूव कर रही है, तो आपको पता होगा कि कार के या किसी भी चीज़ के, कोई मूव कर रही है कोई चीज़, तो उसके डिस्टेंस टाइम के फंक्शंस होते हैं। जैसे इसका कोई फंक्शन है y इक्वल टू से x² + 40, इसका कोई डिस्टेंस टाइम का जैसे फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसका अगर ये डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, तो इस फंक्शन की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ये डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो y है ये क्या है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, और ये जो x है यहाँ पे ये टाइम है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम x की जगह पे टाइम डाल डाल के डिस्टेंस पता कर सकते हैं। मैं इस फंक्शन की हेल्प से पता लगा सकता हूँ कि 10 सेकंड बाद एक कार कहाँ होगी, यहाँ पे 10 डाल के, ठीक है ना। 100 सेकंड बाद, 500 सेकंड बाद, समझ गए ना। तो मैं इस फंक्शन की हेल्प से प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ, फ्यूचर बता सकता हूँ। प्रिडिक्शन समझ गए ना, प्रिडिक्शन फ्यूचर बता सकता हूँ कि 100 सेकंड बाद, 500 सेकंड बाद, इतने सेकंड में, उतने सेकंड बाद एक कार कहाँ होगी। तो फंक्शन की हेल्प से हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझ गए ना। फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। ऐसे ही और भी जगहों पे फंक्शंस होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती है। जैसे फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है ना, ये कोई फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, किसी चीज़ का कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो किसी चीज़ का कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें कुछ कॉस्ट के फंक्शन होते हैं, कोई सामान बन रहा है, उसकी कॉस्ट का कोई फंक्शन है। तो CX इक्वल टू, आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, 0.05x² प्लस से 40x प्लस 5000, ऐसे कुछ फंक्शन आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। जिसमें हम कह देते हैं कि ये जो C है ये तो कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। और जो x है ये यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सब आपने थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले जो आपने चैप्टर्स पढ़ा उनमें सब ये फंक्शंस आते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन क्या कह रहे हैं, फंक्शन बेसिकली कॉस्ट का फंक्शन है। तो ये फैक्ट्री पहले से प्रिडिक्शंस कर सकती है कि अगर हम इतनी यूनिट बनाए, जैसे अगर हम 1000 यूनिट बनाए तो हमारे को कितना कॉस्ट पड़ेगा, हम 2000 यूनिट बनाए तो कितना खर्चा आएगा 2000 यूनिट बनाने का, 5000 यूनिट बनाए 10,000 यूनिट में तो कितना खर्चा आएगा, पहले से फैक्ट्री प्रिडिक्शंस कर सकती है। तो फंक्शंस हमारे को कई जगहों पे बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन फंक्शन मिलते कैसे हैं, ये डिस्टेंस टाइम फंक्शन आता कैसे, पता कैसे लगता है यार ये फंक्शन मिलता कैसे है, एक फैक्ट्री वालों ने कैलकुलेट कैसे किए, कॉस्ट का फंक्शन आया कहाँ से, मिलता कैसे। तो ये मिलते हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको फंक्शंस मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन को दिखाने का कोशिश किया। पॉपुलेशन किसी देश की, जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन के बारे में बात कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने टाइम को दिखाने का कोशिश किया है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन और टाइम का कोई फंक्शन होगा? तो आंसर इज यस, कि भाई हाँ, पॉपुलेशन और टाइम का कोई फंक्शन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई फंक्शन होना चाहिए। क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ बढ़ती है। फंक्शन आप समझ गए ना, इन दोनों का फंक्शन होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई जैसे 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 टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता है। तो डिस्टेंस टाइम का एक वो होता है फंक्शन, तभी तो डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है। अगर टाइम और डिस्टेंस में कोई लिंक ही नहीं है तो उनको कोई फंक्शन ही नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप यूनिट ज़्यादा बनाओगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगा, तभी उसका एक फंक्शन है, समझ गए। उनमें कोई लिंक होगा तभी तो उनका एक फंक्शन है। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि भाई टाइम और पॉपुलेशन को कोई फंक्शन होगा, मतलब हाँ पक्का कोई फंक्शन होगा उनका। क्योंकि भाई आपकी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो चुकी है, जैसे जैसे समय बढ़ता है ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। अयुब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हाँ, टाइम और पॉपुलेशन को कोई फंक्शन होना चाहिए। और फंक्शन अगर है, टाइम और पॉपुलेशन का अगर कोई फंक्शन होता है तो उसकी हेल्प से हम पॉपुलेशन की प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं कि भाई इतने टाइम बाद ये पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, इस देश की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, उतने टाइम बाद उतनी हो जाएगी, पता लगाया जा सकता है।
जैसे हम कॉस्ट का पता लगा सकते हैं, जैसे हम टाइम का पता लगा सकते हैं, तो पॉपुलेशन का भी पता लगाया जा सकता है। इतने साल बाद, 10 साल बाद इस देश की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। समझ गए ना मेरा पॉइंट? आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे यार तो बताओ कोई फंक्शन है तो निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालना है? तो जो मैं आपको कह रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से फंक्शन निकलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बनती है, कैसे बनती है? मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन को y से डोनेट कर दिया है और टाइम को x से डोनेट कर दिया है। जैसे डिस्टेंस को y से, टाइम को x से डोनेट कर देते हैं, वैसे यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन को y से और टाइम को x से डोनेट कर दिया है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि अगर मैं dy/dx लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? dy/dx का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप डेरिवेटिव ढंग से समझते हो तो आप इसका मतलब समझ जाओगे, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब हो जाएगा समय के साथ पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो बगल में यहाँ पे लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पॉपुलेशन समय के साथ कितनी से बढ़ रही है, ये इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। और आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि ये जो होता है ये इटसेल्फ प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशन के। ये पॉपुलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर पॉपुलेशन छोटी है, पॉपुलेशन अगर छोटी है, छोटी पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन अगर बड़ी है, बड़ी पॉपुलेशन में दिखाने की कोशिश करूँ, लेकिन बड़ी पॉपुलेशन दिखाने की मैंने कोशिश करी, समझ लेना, एक बड़ी सी पॉपुलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पॉपुलेशन छोटी है तो मैं कह रहा हूँ पॉपुलेशन छोटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन भी, मतलब अब सोचो पॉपुलेशन अगर छोटी है मतलब बहुत कम लोग हैं, तो बहुत कम लोग बहुत कम बच्चों को जन्म देते हैं। समझ में आया? बहुत कम लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत छोटी है, बहुत कम लोग हैं, तो बहुत कम लोग बहुत कम नए बच्चे जन्म लेते हैं, तो पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है। लेकिन पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है, बहुत ज़्यादा नए बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन जो समय के साथ कितनी तेज़ी से ग्रो करेगी, वो इट सेल्फ पॉपुलेशन के साइज पे डिपेंड करता है। पॉपुलेशन अगर छोटी है तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी स्लो होता है। समझ गए? पॉपुलेशन अगर छोटी है तो बहुत कम बच्चों का जन्म होता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी स्लो होता है। पॉपुलेशन अगर बड़ी है तो बहुत ज़्यादा बच्चों का जन्म होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी फास्ट होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि जो पॉपुलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन होता है वो इट सेल्फ पॉपुलेशन के साइज पे डिपेंड करता है, खुद पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। पॉपुलेशन छोटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन भी कम होती है। पॉपुलेशन अगर बड़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं वो प्रोपोर्शनलिटी ही तो कहते हैं इसको। अब आपको समझोगे, प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ये बड़ा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है तो ये छोटा है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स के अंदर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम ऐसे करते हैं ना कि dy/dx इज इक्वल टू ky, ऐसे कर देते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ये सब आपको आना चाहिए, छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, ठीक ना। अब आगे आगे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई अब ये जो है ना, इस स्टेप में हम बोलते हैं स्टेप में भाई ये आ गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है, ये देखो ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट हैज़ अ लेफ्ट हैंड साइड, इट हैज़ अ राइट हैंड साइड। एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखो ना, इसमें डेरिवेटिव शामिल है। एक फंक्शन है, ये y एक फंक्शन है, समझो ना, ये y एक फंक्शन है, ये y एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, और इस फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है, और ये इक्वेशंस के अंदर गिवन है। और आई आपको समझ में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया बिल्कुल ऊपर वाले इसी की तरह, जिसकी तरह मैं कह रहा था। और पर इसमें वो समझ गए, सब लेफ्ट साइड पे था, इसमें वो और राइट हैंड साइड पे वो जीरो। एक स्टैंडर्ड तरीका ये होता है इक्वेशंस को लिखने का, सब लेफ्ट साइड पे बाकी राइट साइड पे जीरो होता है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तीन को आप उधर भी लिख सकते हो, ऐसे इसी क्वेश्चन में सब इधर लिख के मैंने राइट पे जीरो लिख रखा था, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मैं इसको सबको इधर भी ला सकता हूँ, राइट पे जीरो लिख सकता हूँ, लेकिन ये इधर लिखा वो उधर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बोले कि हाँ ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है कि इसमें इक्वेशन में डेरिवेटिव्स है और वो फंक्शन गिवन है। अब मेरे को वही करना है जो ऊपर मैंने बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब है वो फंक्शन ढूंढ के निकाला जिसको मैं यहाँ रखूँ और उसके डेरिवेटिव को यहाँ रखूँ, तो इक्वेशन का आंसर आ जाए, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन निकालने के मेथड आपको इस चैप्टर के अंदर सिखाए जाते हैं कि कैसे वो आंसर्स निकालने होते हैं। मेथड मैं आपको नहीं सिखा रहा अभी, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका जो आंसर है वो ये है। वो जो फंक्शन है मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, फंक्शन है y इक्वल टू
और जो आएगा वो आएगा सी ई टू द पावर के एक्स, ये आएगा आंसर। अभी मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया क्योंकि थोड़ा मेरा प्रैक्टिस है तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर अभी आएगा, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, ठीक है ना। ये फंक्शन है, ये आएगा। अब इसको अगर आप चेक करना चाहते हो कि यार सही आंसर है गलत आंसर है, तो इसको यहाँ रख दो और इसका डेरिवेटिव निकाल के यहाँ रख दो और देखो लेफ्ट साइड राइट साइड मैच कर जाते कि नहीं कर जाते, और चेक कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। वेरीफाई कर लेते हैं, हम ले करते हैं वेरीफाई। तो मेरा वाई मैंने आपको दिया है, क्या बोलते हैं, सी ई टू द पावर के एक्स, ये दिया, ठीक है ना। अगर मैं इसका डायरेक्टली निकालूँ दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी, वो तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। इसका अगर आप निकालोगे डेरिवेटिव तो ई टू दी पावर के एक्स रहेगा, और जो ऊपर वाले का डायरेक्टली करोगे तो वो के नीचे आ जाएगा, समझ के ना। तो वो चेन रूल काम करेगा, ठीक है। तो होल आंसर हो जाएगा सी के ई टू दी पावर के एक्स, ठीक है। और फिर मैंने बोला उसको इक्वेशंस के अंदर डालना, तो इक्वेशन थी मेरी, क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू क्या था, इक्वेशन क्या था, के वाई, ठीक है ना। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, वो मेरी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो डेरिवेटिव की जगह पे डेरिवेटिव का जो वैल्यू निकल के आया दैट इज सी के ई के एक्स और के, और उसकी जगह फंक्शन की वैल्यू दैट इज सी ई टू द पावर के एक्स। तो मिलेंगे, हाँ वो दोनों साइड मैच कर जा रही, इक्वल टू आ जा रही है। समझ में आया आपको कि मैंने वो फंक्शन की जगह पे फंक्शन की वैल्यू डाल दी, जो फंक्शन की वैल्यू आई है, और डायरेक्टिव का जो वैल्यू है वो डायरेक्टिव की जगह पे डाल दिया, और दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड मैच कर गई। तो हाँ मतलब मैंने जो ये फंक्शन सही है, सही आंसर है, मेरा आंसर सही निकाला है, मेरा आंसर ठीक है, ये सही फंक्शन मैंने दिया इसका। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने पहले ये बात किया कि पॉपुलेशन और टाइम का कोई फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ पॉपुलेशन में भाई चेंजेस तो आते हैं, तो पॉपुलेशन और टाइम का कुछ फंक्शन होना चाहिए। और मैंने बात किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो पॉपुलेशन की साइज़ पे डिपेंड करता है, तो वो प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये छोटा होता है तो वो छोटा होता है, वो बड़ा होता है तो वो बड़ा होता है। फिर मैंने बात किया कि उसमें कुछ के करके ऐसे प्रोपोर्शनल को मैंने हटाया। फिर मैंने बात किया कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, और फिर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में बात किया। तो मैंने बात किया कि जो फंक्शन ढूंढ के निकालना जिसको मैं यहाँ रखूँ, उसके डेरिवेटिव को यहाँ रखूँ तो इक्वेशन सॉल्व हो जाए। फंक्शन मैंने आपको डायरेक्टली निकाल के दे दिया, मैंने उसको बताया नहीं मैंने कैसे निकाला, मैंने अभी डायरेक्टली निकाल के दे दिया, ठीक है ना। कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, चैप्टर सिखाता है आपको कि कैसे वो फंक्शन ढूंढ के निकाले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अब मैंने फंक्शन निकाल लिया है, ये फंक्शन किस मतलब अब क्या किया है, मैंने फंक्शन निकाल लिया है, तो अब इस फंक्शन की हेल्प से मैं पॉपुलेशंस बता सकता हूँ कि भाई 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, 20 साल बाद, ये पॉपुलेशन फंक्शन है ना मेरे पास, बता सकता हूँ इसकी हेल्प से। लेकिन अभी इस फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स है, अब ये मतलब पूरे तरीके से फंक्शन काम नहीं कर सकता, अब ये फंक्शन मेरे आंसर्स नहीं दे सकता। जैसे 10 साल बाद अगर मैं जानना चाहता हूँ कितनी पॉपुलेशन होगी, वो सारी बातें अब ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो ये फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है वाई इक्वल टू सी ई टू द पावर के एक्स, इसके अंदर ये जो सी है और ये जो के है, ये दो चीज़ें अभी अननोन है। अननोन मतलब पता ही नहीं है कि इनकी क्या वैल्यू है। ये दो चीज़ें भी एक अननोन नंबर्स है, मतलब ये कुछ नंबर होंगे पर हमारे को इनका वैल्यू नहीं पता। कई बच्चे कहते हैं सर ये ई क्या है, तो ई वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता होता है पर एक दो बच्चों को नहीं पता होता। तो बता दूं, ई एक नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है 2.718। ये ई रैशनल नंबर होता है, जैसे पाई होता है ना 3.14, एक ई रैशनल नंबर है, वैसे ही है, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जिनका एक स्पेशल वैल्यू है और जिनको स्पेशल सिंबल्स दिए गए हैं। तो ये इसके तो है, इसका तो स्पेशल एक वैल्यू है, उस पर वो तो है, हमारे को पता है, ठीक है ना। ये सी और के दो अननोन वैल्यूज़ है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे ये निकलते हैं। तो ये हम फंस जाते हैं कि हम बोलते हैं यार इनका वैल्यू कैसे पता लगाना है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेंगे। अब जैसे इमेजिन करो कि मैं आपको पूछूं जरा बताना, नॉर्मली जैसे कोई फंक्शंस होते हैं, जैसे ये वाला फंक्शन है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं जरा बताना कार 100 सेकंड बाद खाओगे, तो इसमें 100 डाल के 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 40, तो 10,000 40 मीटर दूर होगी कार 100 सेकंड बाद, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैं पूछूँ जरा बताना कि 10 साल बाद पॉपुलेशन कहाँ होगी, तो मैं 10 डालूंगा यहाँ पे, 10 इंटू के 10 के। अब 10 के क्या हुआ, 10 इंटू के, अब के तो पता ही नहीं है तो कैसे करके मल्टीप्लाई करके, फिर ई 2.718 होता है, तो 2.78 की पावर के में है, सॉल्व कैसे करूँगा, हो ही नहीं पाएगा। आइए आपको मेरा पॉइंट समझ में, फिर वो उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। तो जब तक ये नंबर मुझे नहीं पता मैं अटका रह जाऊँगा यार।
एक मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ अननोन नंबर हमेशा निकलते ही निकलते हैं। तो उन अननोन नंबर की वैल्यू कैसे पता लगानी होती है? तो पहली बात तो इन अननोन नंबर्स को हम पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो पैरामीटर्स होते हैं तो मतलब यू कैन से टू नो, इनको जानने के लिए, ठीक है ना, इनको जानने के लिए हमारे को चाहिए होती है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमारे को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इमेजिन करो कि मेरे को पास कुछ एडिशनल इन्फो के नाम पे मुझे यहाँ पे ये पहली बात ये बता रखी है कि वी स्टार्टेड विद 100 से रैबिट्स। हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमने 100 रैबिट्स को लिया है। रैबिट, आपको पता होगा रैबिट भी बहुत तेज़ी से अपनी पॉपुलेशंस बढ़ाते हैं। तो रैबिट की पॉपुलेशन पे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो किसी जगह पे हमने 100 रैबिट एक साथ रखे, उनकी पॉपुलेशन पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितनी तेज़ी से कितने टाइम में कितनी पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे, तो कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ठीक ना। तो हमने 100 रैबिट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे दैट इज़, उसको अगर आप मैथमेटिकली बात करो तो हम कह सकते हैं कि जब x इक्वल टू 0 है, कोई टाइम हमारा x है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 में स्टार्ट ही किया है जब टाइम 0 है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो y का वैल्यू है, जो कि पॉपुलेशन का वैल्यू, वो 100 है, ये कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो फंक्शन है, हम कह सकते हैं इसमें x की वैल्यू 0 पे है, y का वैल्यू 100 है, ये कहा जा सकता है, ठीक है ना। इसको अगर आप यहाँ पे प्लग इन करो तो यू कैन से 100 इक्वल टू c e टू द पावर k 0, ठीक है। और वो ऊपर वो 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है ना। k इंटू 0 0 और e की पावर 0 जो कि 1 बन जाएगा, तो 100 इक्वल टू आपका c आ जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा अच्छा मेरे को c का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही कोई सेकंड एडिशन इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे दी जाए, समथिंग, कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ भी दे दी जाती है, या फिर अभी मैं आपको दे के बता सकता हूँ, पता है, लेकिन ना फिर वो लॉग वगैरह में एंटर करना पड़ेगा और उसके लिए बच्चे रेडी नहीं होते ज़्यादातर, तो मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, ठीक है ना। लेकिन इमेजिन कर लो कुछ भी एडिशन इन्फॉर्मेशन अभी आपको दे रखी है और उसकी हेल्प से आप के का वैल्यू निकाल लेते हो, दैट इज 2। इमेजिन कर लेते भी आपको के का वैल्यू 2 निकल के आ जाता है, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है ना। यही होता है, जैसे मैंने बोला कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो आपको फंक्शन मिलता है, लेकिन फंक्शन में कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, जो उस चीज़ का वैल्यू आपको नहीं पता होता, आप फंस जाते हो, बोलते हैं इनका तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन उनके वैल्यू पता लगाने के लिए आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जितनी अननोन चीज़ें होती है उतनी एडिशन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। एक सी मिसिंग है, एक के मिसिंग है, तो 2 एडिशन इन्फॉर्मेशन लगेगी, एक सी की वैल्यू अचीव करने के लिए और एक के की वैल्यू अचीव करने के लिए। जितनी मिसिंग चीज़ें निकलेगी उतनी एडिशन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है ना। तो मेरे को सी और के, 2 चीज़ों के लिए 2 एडिशन इन्फॉर्मेशन लगी, दोनों चीज़ें मिल गई। जब दोनों चीज़ें मिल जाती है तो मैं दोनों चीज़ों को अपने फंक्शन में रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं सी की जगह पे रिप्लेस करके मैं बोलूँगा वाई इक्वल टू 100, ठीक है ना, सी की जगह पे 100 एंड ई टू द पावर के एक्स था तो विच इज़ 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा फंक्शन निकल के आया है जिसमें मेरे को वैल्यूज़ पता है। अब इस फंक्शन में अब मेरे से पूछ लो कि भाई 10 साल बाद ये रैबिट्स की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 10 साल बाद, इसमें 10 डाल के 10 इंटू 20, ठीक है ना, ये 20 हो जाएगा। और फिर ये 2.718 होता है, मैंने बताया कि ई का वैल्यू, तो 2.718 का वैल्यू 20 कितना बनेगा, 100 से मल्टीप्लाई करके फिर वाई इंटू करके आप बता सकते हो कि 10 साल बाद ये वैल्यू आएगा, मतलब 10 साल तक पॉपुलेशन वगैरह का कुछ आंसर दिया जा सकता है। अभी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये जो निकला है इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये जो हमारा निकला था ना आंसर, इसको हम कहते हैं जर्नल सॉल्यूशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वर्सेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज़ें क्या होती हैं इनको बता देता हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हमने बात किया कि हमने, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने पॉपुलेशन के बारे में बात की, ठीक है ना, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के बारे में बात की और मैंने बात की पॉपुलेशन और टाइम के बारे में कि टाइम, ठीक है ना। मैंने बात की पॉपुलेशन का टाइम से लिंक है, ठीक है ना, और पॉपुलेशन और टाइम का एक फंक्शन होना चाहिए कि टाइम के से टाइम में चेंजेस आते हैं, पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, टाइम बढ़ता है पॉपुलेशन भी बढ़ती है, ठीक है ना। लेकिन
आप ये बात तो मानोगे कि यार पॉपुलेशन का इकलौता टाइम से थोड़ी लिंक है। पॉपुलेशन का लिंक क्या डेथ से नहीं है क्या? डेथ से नहीं है क्या पॉपुलेशन का लिंक? क्या डेथ का असर नहीं पड़ता है पॉपुलेशन के ऊपर? कि भाई समय बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन कितने लोग मर रहे हैं उसका भी तो पॉपुलेशन पर असर पड़ता होगा। कितने लोग मर रहे हैं, आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि समय बढ़ता जा रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। अरे पॉपुलेशन बढ़ रहे पर पीछे लोग मर भी तो रहे हैं, उससे पॉपुलेशन गिर भी तो रही है। कि पॉपुलेशन को हमने सीधा सीधा टाइम से डिस्कस कर लिया, ये पॉपुलेशन का टाइम से फंक्शन के बारे में बात कर लिया। लेकिन फिर हम जैसे ही थोड़ा सा डीप उतरते हैं तो हम बात करते हैं यार पॉपुलेशन का टाइम के अलावा पॉपुलेशन का तो डेथ से भी लिंक है। तो अगर आपको पॉपुलेशन का सही सही कैलकुलेशंस करना है तो आपको टाइम के साथ साथ डेथ को भी कंसीडर करना पड़ेगा। लोग मर कितने रहे हैं तब जाके आप सही पॉपुलेशन का गैस कर सकते हो, क्योंकि 10 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। बस टाइम पे ध्यान थोड़ी देना चाहिए, डेथ्स पे भी तो ध्यान देना चाहिए। तभी तो आप 10 साल बाद इतना ये टोटल इतने दिखेंगे लोग आपको 10 साल बाद, तभी तो सही आंसर बता सकते हो। लेकिन अभी तो हमने बस टाइम पे ध्यान दिया, हम टाइम वगैरह पे ध्यान देके फंक्शन बना दिए हमने बस। तो जब आप बस एक फैक्टर पे ध्यान दे के फंक्शंस वगैरह बना रहे हो, मतलब बेसिकली ज़्यादा नहीं घुसना, भी सिंपल हम ये ऐसे कहते हैं कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर एक ही चीज़ के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव्स गिवन है तो उसे हम कहते हैं कि जैसे पॉपुलेशन को अगर मैं वाई से डोनेट कर दूँ, टाइम को मैं एक्स से डोनेट करूँ, तो एक ही चीज़ के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव्स गिवन है कि एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में चेंजेस गिवन है कि पॉपुलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, बस ये सब बता रखा है आपको। तो उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। लेकिन जब आपको अगर पॉपुलेशन को मैं वाई से कह रहा हूँ, टाइम को मैं एक्स से डोनेट कर रहा हूँ, इसको मैं दैट को मैं मे बी शायद से एस से डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको डी वाई बाई डी एक्स के साथ साथ डी वाई बाय डी एस भी गिवन है, समझ गए। इक्वेशंस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स ही नहीं, डी वाई बाई डी ये डी वाई बाई डी एक्स के अलावा डी वाई बाई डी एस भी गिवन है। मतलब वो इक्वेशन पॉपुलेशन टाइम्स के हिसाब से कितनी चेंज हो रही है और पॉपुलेशन डेथ के हिसाब से कितनी चेंजेस आ रहे हैं पॉपुलेशन में, सब के बारे में वो इक्वेशंस बात कर रही है। तो वो इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती है। अगर वो पॉपुलेशन बस अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन बात कर रही है बस कि वो पॉपुलेशन टाइम के हिसाब से कितना चेंज कर रही है, एक वेरिएबल के हिसाब से चल रही है, तो वो इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अगर लेकिन वही इक्वेशन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिस्कशन करना स्टार्ट करे तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती है। और आप समझ सकते हो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा लॉजिक बनाती है, कि ये ज़्यादा ठीक हमारे को सही आंसर्स देगी। कि जब हम एक से ज़्यादा जिन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है पॉपुलेशन पे, उन सबको हम कंसिडर करेंगे तो सही हम पॉपुलेशन के आंसर दे पाएंगे। एक चीज़ से सही आंसर्स कहाँ आएंगे? लेकिन जब आप एक चीज़ को ढंग से कैलकुलेट करना सीखोगे फिर उसके बाद ही तो आप फिर दूसरी चीज़ को भी बोलोगे हाँ मेरे को पॉपुलेशन का टाइम से निकालना अच्छे से आ गया, अब टाइम के अलावा डेथ को भी इंक्लूड करूँगा मैं, फिर इसको भी इंक्लूड करूँगा। एक चीज़ तो पहले निकालना सीखो, इसलिए आपकी किताब आपको पहले ऑर्डिनरी निकालना सिखाती है बस, कि ऑर्डिनरी निकालना सीख लो बस। अभी तो आपको बस ऑर्डिनरी निकालना सिखाया जाता है, पार्शियल नहीं सिखाते, पार्शियल आपको फ्यूचर में सिखाएंगे। समझ में आ गया? ऑर्डिनरी में आपको क्या सिखाते हैं कि आप का जो डी वाई बाई डी एक्स गिवन होता है, सिंपल मैथमेटिकली हम ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। और पार्शियल में डी वाई बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एस भी होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में आपको चेंजेस गिवन होगा, समझ गए ना। लेकिन ये आपको नहीं सिखाया जाता 12th के अंदर, आपको बस ये सिखाया जाता है, अभी आपको इसी पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको नहीं सिखाया सॉल्यूशंस निकालना, कि मैंने इसका ये आंसर कैसे निकाला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सिखाऊंगा, ठीक है ना। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।